अस्सलामुअलैकुम। हुम्मियात अफ़ूनिया, इसको हुम्मा अफ़निया, हुम्मा खिलतिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस बुखार में इखलात मुतफ़ुन होकर गर्म हो जाते हैं। तो इसको हुम्मा अफ़निया या हुम्मा खिलतिया ये ही बोलेंगे, या हुम्मियात अफ़ुन एंड फेनु अफ़ुन सब एक ही तरह का चीज़ है, कुछ ही बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? ये गर्मी खून और रूह के ज़रिए कल्ब, फिर कल्ब से तमाम आज़ा तक फैल जाते हैं। इखलात गर्म हो रहा है, इखलात जो है वो हमारे रूह को शराइन से बहकर ये कल्ब में जाती है, और ये गर्म होगी तो ये कल्ब को गर्म करेगी, कल्ब जब गर्म होगी तो ये पूरे जिस्म को गर्म करेगी। शेख ने अफ़ूनत के मुतअद्दिद असबाब बताए हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र बताया है। गज़ा की रज़ायत की चंद सूरतें, यहाँ पे गज़ा की रज़ायत की चंद सूरतें बताइए। ये सब जो है ना, मतलब कि अफ़ूनत के जो असबाब हैं उसमें से मोटा मोटी यहाँ पर 3 का जिक्र है। शेख ने अफ़ूनत के असबाब दर्ज़ैल बताए हैं। पहला क्या बताया है? ग़ज़ा की रदायत। ठीक है, दूसरा क्या बताया है? सुद्दा, दूसरा बताया है सुद्दा, और तीसरा बताया है बैरूनी असबाब। बैरूनी असबाब। तो अफ़ूनत के जो असबाब बताए हैं शेख ने वो 3 हैं। गज़ा की रज़ायत का मतलब है रद्दी गज़ा खाना, गज़ा की रज़ायत का मतलब रद्दी गज़ा खाना। तो अगर गज़ा आपकी रद्दी होगी तो उसकी वजह से जिस्म में फासिद माद या फासिद मादा जमा होता रहेगा, और फिर ऐसी सूरत में अफ़ूनत होने का डर है या चांस है। सुद्दा क्या करता है? सुद्दा आपके किसी भी रतूबत के फ़्लो को, इखलात के फ़्लो को रोकता है, यानी मादे को ठहराव देता है। मादा ठहरेगा तो वहाँ पर अफ़ूनत होगी। बैरूनी असबाब तो आप जानते ही हैं कि कोई भी जरासीम बाहर से अगर, या कोई अफ़ूनत बाहर से अगर जिसमें अंदर आता है तो उसकी वजह से बुखार हो सकता है। तो ये 3 अलग अलग असबाब हैं अफ़ूनत के, जो कि शेख ने बताई है। इसमें से सबसे पहले गज़ा की रदायत के बारे में इन्होंने और डिटेल बताया है कि गज़ा किस किस वजह से रद्दी हो सकती है। लिख रहा है गज़ा का जौहर अच्छा हो लेकिन फसाद को जल्द कबूल करने वाला हो। इसकी वजह कई सारी है। गज़ा रद्दी हो इसकी कई सारी वजह। लिख रहा है कि जो गज़ा का जौहर अच्छा हो लेकिन फसाद को जल्द कबूल करने वाला हो। दूध के बारे में आप लोग जानते हैं, दूध के बारे में जानते हैं ना कि वो अच्छी गज़ा है लेकिन फसाद जल्दी कबूल करता है। ठीक है, दूध ऐसी गज़ा है जो जल्दी फासिद हो जाती है। ठीक है, दूसरा लिखना है गज़ाए कसीरुल मायत हो। गज़ा कसीरुल मायत हो, मायत मतलब पानी। गज़ा में रतूबत ज़्यादा हो, ऐसा गज़ा आप खा रहे हो जिसमें रतूबत ज़्यादा हो, जैसे तरबूज वगैरह के बारे में भी कहा जाता है कि ये हाँ आपके बॉडी में जाने के बाद ये मतलब अच्छी गज़ा में से नहीं है। ठीक है, भले वो अलग इस्तेमाल है, अगर गर्मी में है तो आप इस्तेमाल कीजिए, डिहाइड्रेशन है तो इस्तेमाल कीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन यूजुअली इसको खाया जाए या जम के खाया जाए ऐसा नहीं है। गज़ा ऐसी हो जो रद्दी और बारिद खून बनाती हो, ऐसी गज़ा जो रद्दी और बारिद खून बनाती हो। कुछ गज़ा ऐसी भी होगी जो रद्दी और बारिद खून बनाती होगी, वो भी जिस्म में जाने के बाद अब मतलब हुम्मियात की या अफ़ूनत की सबब बन सकती है। गज़ा की तैयारी में कोई ख़राबी वाक़ई हो जाए,
ग़िज़ा की तैयारी में कोई खराबी वाक़ हो, यानी ग़िज़ा ठीक से पकी नहीं हो। जैसे आप लोग कल पढ़े थे हम लोग, हुमादिक जो है मेवी, वो दूध से, मसलूल गाय के दूध से हो जाता है ना। तो आपने ग़िज़ा को ठीक से तैयार नहीं किया, इसलिए ग़िज़ा बेवक्त खाई गई हो, ग़िज़ा बेवक्त खाई गई हो, तो उससे भी जिस्म में जाने के बाद वो सबब बन सकता है अफूनत का। ग़िज़ा की तरतीब में कोई बेकायदगी हो, ग़िज़ा की तरतीब में कोई बेकायदगी हो, क्या हुआ कि जब जिस चीज़ को खाना चाहिए उसके हिसाब से आप नहीं खा रहे हैं, उल्टा पुल्टा खा रहे हैं। जैसे अमूमन फल के बारे में कहा गया, फल कसीफ है तो उसको लतीफ़ ग़िज़ा के बाद रहती है। एक कुल्ली उसूल है कि अगर आपको लतीफ़ और कसीफ दोनों ग़िज़ा खाना है तो पहले आपको लतीफ़ ग़िज़ा खाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद तब कसीफ ग़िज़ा खाना चाहिए, क्योंकि कसीफ ग़िज़ा देर हज़म है और वो देर से बॉडी में एब्जॉर्ब होगी या डाइजेस्ट होगी। लतीफ़ ग़िज़ा अगर उसे पहले नहीं लेंगे तो वो उसके पीछे रहेगी तो वो भी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसलिए पहले लतीफ़ ले लें ताकि वो सूरज के साथ चली जाए और फिर उसके बाद कसीफ ग़िज़ा देर तक बॉडी में ठहरी रहे। तो फलों को ओवन खाने के बाद खाना चाहिए, पहले नहीं खाना चाहिए। तो ये तरतीब की बात है कि जैसे पानी के बारे में कहा, अदीबा ने लिखा है कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोग भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में एसिड गिरता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। ज़्यादा अगर पानी पीने तो डाइल्यूट हो जाएगा वो, या वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो डाइजेशन में दिक्कत होगी। तो ये सब है ग़िज़ा की तरतीब में बेकायदगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो अलग अलग यहाँ पे वजूहात बयान किए गए हैं, ये ग़िज़ा की रदायत के हैं, यानी इन सब वजह से ग़िज़ा रद्दी हो जाती है। और जब ग़िज़ा रद्दी हो जाएगी तो जिस्म में बनने वाला अखलात जो है वो कैसा होगा, फासिद होगा, अखलात फासिद होगा। और ऐसे फासिद अखलात में अफूनत होना आसान है, ठीक है। इसीलिए जब भी कभी वबा चलती है, वबा के मौसम में इस पे अतिबा काफ़ी ज़ोर देते हैं कि ग़िज़ा आपके जिस्म में जो जा रही हो वो अच्छी किस्म की हो, रद्दी नहीं हो, कम खाई जाए, कम मायत वाली हो, ठीक है। ये सब जो है बताया गया है। तो हमें क्या याद रखना है, पहला ये कि शेख ने अफूनत के असबाब में 3 सबब बताए हैं, है ना, ग़िज़ा की रदायत, दूसरा सुद्दा और तीसरा बैरूनी असबाब। तो उसमें से ग़िज़ा की रदायत की अलग अलग 6 अलग अलग अवामिल हैं, इनसे ग़िज़ा जो है वो। दूसरा वाला सुद्दा है, लिखा है कि अफूनत गाहे सुद्दे से पैदा होती है क्योंकि इससे बदनी मिजाज की रदायत होती है। बदनी मिजाज की रदायत क्या मतलब हुआ, जब भी कहीं पर सुद्दा पैदा होगा तो इधर से अखलात का जो फ़्लो है वो रुक जाएगा। जब फ़्लो रुकेगा तो इस जगह पर जो मिजाज है वो बारिद हो जाएगा, क्योंकि जो खिल्द ट्रैवल कर रही है मिजाजन गर्म तर है ना, और उसकी वजह से बॉडी की गर्मी मेंटेन रहती है। लेकिन यहाँ पर ये सुद्दा पैदा होता है, फिर ये ठहरा हुआ चीज़ धीरे धीरे क्या होता है, बारिद हो जाता है। लेकिन जब उसमें अफूनत आ जाएगी तो फिर वो गर्म हो जाएगा। अफूनत की वजह से पढ़े होंगे शुरू में ही, अफूनत जो है वो हरारत पैदा करती है, और हरारत जो है वो अफूनत के लिए ज़रूरी है। एकदम बरूदत से अफूनत नहीं होता है। तो हरारत और रतूबत ये 2 ऐसी अवामिल हैं जो किसी भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगली लिखा इब्न सीना ने वबा के बहस में लिखा है कि जब तक कोई रतूबत खालिस होती है, यानी इसके साथ ऐसा में खबीसा की आमेश नहीं होती है, इस वक्त तक इसमें अफूनत पैदा नहीं हो सकता। ऐसा इब्न सीना ने लिखा है। इब्न सीना क्या लिखे हैं, वबा के बहस में लिखा है। वबा के बहस में लिखा है कि रतूबत जब तक खालिस है, रतूबत जब तक खालिस है
इसमें अफूनत नहीं हो सकती, अफूनत नहीं हो सकती। खाली से मतलब हुआ वो अपनी हालत में प्योर हो, है ना, वो अपनी हालत में प्योर हो, तब उसमें कोई ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसमें कुछ चीज़ का मुलविस लिखा है ना, मुलविस लिखा है ना, गैर मुलविस, यानी उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, लेकिन कुछ मिला होगा तो फिर उसमें ग्रोथ हो सकता है। जब अखलात रगों के अंदर मुतफिन होते हैं तो उसे हुम्मियात दायमा पैदा होता है। ये बात हम लोग शुरू में पढ़े थे। हुम्मा की दो किस्म पढ़े थे, कई किस्मों में से अलग अलग जो टाइप था उसमें से एक जो है वो बुखार के कंटिन्यूटी पर उसकी दो किस्म बताए थे। एक था हुम्मियात लाजमा और दूसरा था हुम्मियात नायबा। पढ़े थे? लाजमा को ही दायमा बोलते हैं और नायबा को दायरा बोलते हैं, याद है? तो अभी उसको फिर से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। देखिए क्या क्या लिखा गया, जब अखलात रगों के अंदर मुतफिन होते हैं तो उसे हुम्मियात दायमा पैदा होते हैं। यानी इस वाले में हुम्मियात लाजमा में अखलात कहाँ मुतफिन हो रहे हैं? अखलात रगों के अंदर मुतफिन होते हैं। और अगला लाइन में लिखा है कि जब अखलात रगों के बाहर मुतफिन होते हैं तो उसे हुम्मा दायरा पैदा होता है। यानी इस वाले के बारे में लिखा है कि इस जगह पर अखलात रगों के बाहर मुतफिन होते हैं, बाहर मुतफिन होते हैं। दोनों में फ़र्क समझ में आ रही है? जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लाजमा में कि लाजमा ऐसा बुखार है जो हर वक्त चढ़ा रहता है ना, और दायरा एक ऐसा बुखार है जो एपिसोड से आता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। और इसलिए इस वाले में दो किस्म बताए थे। एक बताए थे मुफत्तरा, नहीं क्या बताए थे, दो किस्म थी इसकी प्लाज्मा की, जिसमें से एक कंटिन्यूअस फीवर था, मुतसाविया था शायद, मुतसाविया बुखार, उसमें एक कंटिन्यूअस हाई ग्रेड फीवर, देखिए क्या है, लगातार चढ़ा रहता है, एक जैसा उतरता ही नहीं है, एक ही जैसा रहता है। दूसरे में बुखार उतरता तो है लेकिन बिल्कुल नहीं उतरता, बल्कि एक लेवल तक कम होकर के फिर से चढ़ जाता है, यानी खफीफ होता है। लेकिन दोनों सूरत में बुखार हर वक्त ही चढ़ा रहता है। मुतबिका और दूसरा मुफत्तिरा। हाँ, एक था मुतबिका, दूसरा था मुफत्तिरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं थी। यहाँ पर तो एपिसोड ही आता है, बुखार उतर ही जाता है। इसकी वजह क्या बताई तिब्बा ने, यहाँ पर तो लिख दिया है, इसको थोड़ा सा समझिए। ऐसे उसने बताए भी थे कि अगर किसी उरूक के अंदर मादा हो और बाहर मादा हो, दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पर अगर मादा है तो ये हर वक्त जो बुखार पैदा करने वाले अवामिल हैं उसको खून में रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, रगों में रिलीज़ कर रहा है। तो ऐसी सूरत में हर वक्त बुखार चला रहेगा। यहाँ पर अगर कोई उसका मतलब कि मादा है तो ये क्या करता है, ये भी अपने मादे को रिलीज़ करता है। लेकिन ये जब इतना हो जाए कि रगों में आने लायक हो, तब वो अचानक से पोर होता है इसमें और बुखार पैदा करता है, और फिर ये ख़त्म हो जाता है। यानी आया, बुखार पैदा किया, फिर ख़त्म हो गया, फिर ये जमा होने लगा, फिर जमा होकर फिर आया, फिर बुखार किया, पैदा किया। तो ये जो मतलब कि इसका आना, मादे का यहाँ तक पहुँचना, इस और उसके लिए इकट्ठा होना, इसमें जितना वक्त लगता है वही एपिसोड के बीच का वक्त है। तो इसीलिए ये बुखार एपिसोड से होता है और ये बुखार जो है वो लगातार हुआ करता है। यहाँ पर उसको अलग से उसने क्लियर कर दिया है। आगे लिखा है, और आमे अजीमा में खून और अखलात रगों के बाहर मुतफिन होते हैं, फिर भी इस सूरत में हुम्मा दायरा के बजाय हुम्मा लाजमा पैदा होता है, क्योंकि सफूनत कल्ब तक मुसलसल पहुँचती रहती है। और आमे अजीमा में यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये जो हुम्मा लाजमा और हुम्मा दायरा का कंसेप्ट बताया गया,
कि इखलात रगों के बाहर मुतफ़ुन हो तो दायरा या नायबा, और अंदर अगर मुतफ़ुन हो तो लाजमा या दायमा ही बुखार पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया है औराम अजीमा में, औराम अजीमा यानी अगर जिस्म में छोटा वर्म हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बड़ा वर्म हो, पूरा पाँव सेप्टिक हो गया हो, पूरे पाँव में वर्म हो गया हो, तो लिख रहा ऐसी सूरत में अगर मानते हैं कि जो अफूनत है वो रगों के बाहर है, लेकिन फिर भी उसका बुखार लाजमा के तौर पर हुआ करता है। ठीक है, तो और हमें अजीमा में जो बुखार होगा, इसमें जो फसाद है कहाँ पे है, फसाद रगों के बाहर होने के बावजूद, हुम्मा रगों के बाहर है तो बुखार होना चाहिए दायरा, लेकिन उसके बावजूद हुम्मा लाजमा पाया जाता है, लाजमा पाया जाता है। और उसकी वजह ये बताई है कि इसमें जो मादा है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो हर वक्त पहुँचती रहती है कल्ब तक, जिसकी वजह से बुखार लगातार लगा रहता है। अगले लिखा है बुखार में बारी और वक्फा कैसे होता है। इसको इस तरह से समझाया गया है कि मादा मुअफ़्फ़िना यानी जो अफूनत पैदा करने वाला मादा है वो अगर दुश्मन बागी है तो तबीयत मुदब्बिर बदन सुल्तान हामी, देखिए इतना मतलब समझाया गया है कैसे जंग होता है तो वहाँ पे कौन किस का रोल अदा कर रहा है। तो मादा अफना को बोला है कि दुश्मन है और तबीयत को बोला है सुल्तान है, मतलब बादशाह है जिस्म का। जब जंग होती है तो बुखार की सूरत पैदा होती है, इन दोनों के दरमियान, यानी जब दुश्मन और बादशाह के दरमियान जंग हो तो वो बुखार की सूरत बताया है, और जब दुश्मन छिप जाता है तो दो बुखार के दरमियान वक्फा पैदा होता है। इसको समझाने के लिए आपको ऐसा बताया है। फिर से इसको समझिए, क्या लिखा है इसमें कि मान लिया कि यहाँ पर सुल्तान है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई दुश्मन है तो जब ये आमने सामने होगा और लड़ाई होगी तब बुखार पैदा होगा, ठीक है। लेकिन ये दुश्मन जब छिप जाएगा तब ऐसी सूरत बुखार नहीं होगा, यानी वो वक्फा का टाइम होगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन बिल्कुल नज़दीक आ गया है, जब नज़दीक आ गया है तब उसके छुपने की जगह नहीं है, इसके पास छुपने की जगह नहीं रहेगी तो क्या होगा, लड़ाई मुसलसल चलेगी और मुसलसल लड़ाई में बुखार मुसलसल रहेगा, ठीक है। तो इससे भी हम लाजमा और दायमा को समझ सकते हैं कि, और ये दूरी और नज़दीकी जो है ये उरूक से ताल्लुक़ रखता है, यानी उरूक के अंदर ही अगर आ गया कोई मादा, यानी इसके कैंपस में लड़ाई हो रही है तो तब छिपने का कोई जगह नहीं है, लड़ाई तो हर वक्त चलेगी, तो बुखार हर वक्त रहेगा। और अगर ये कैंपस के बाहर है, इसके कैंपस के बाहर मादा है, तो ये कभी कभी हमला करेगा तो बुखार होगा, फिर हमला रुक जाएगा तो बुखार नहीं होगा। ये इसकी मिसाल है यहाँ पर कि ये दुश्मन जो है इतनी दूर है कि छिप करके वार कर रहा है, लड़ाई हो रही है कभी कभी, तो ये बताया गया है यहाँ पर। आगे लिखा है जब जिन बुखार की बारी रोज़ाना आती है उन्हें मवाजबा कहते हैं, जिनकी बारी तीसरे रोज़ आती है उसे गिब कहते हैं, और जिनकी चौथे रोज़ आती है उसके चौथिया या रुबा कहते हैं। ये भी आसान है समझना। बारी वाला बुखार पहले याद रखिएगा, ये बुखार कैसा है, बारी वाला बुखार। अगर बारी रोज़ आए तो इसे क्या बोलेंगे, मवाजबा, मवाजबा। अगर बारी तीसरे रोज़ आए, तीसरे रोज़ आए, ठीक है। बारी रोज़ाना आए तो उन्हें मुआज़बा, जब तीसरे रोज़ आए तो उसे गिब, गिब। और इसी को तिया भी बोलते हैं, तीन से बना है तिया, ठीक है। और जब ये चौथे रोज़ आए तो उसे रुबा कहते हैं या चौथिया कहते हैं, चौथिया बुखार, ठीक है। तो ये सीधे तीसरे रोज़ क्यों हुआ भाई, हैं? हाँ, दूसरे रोज़ का नहीं आया है ना। ये मान लिया कि डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, ये डे 4 है, ये डे 5 है, ये डे 6 है,
ठीक है। ये बुखार किसी को जो मवाजबा में होगा, क्या ये मवाजबा है, ठीक है, मान लिया मवाजबा, और ये मान लिया कि गिब है, और ये मान लिया कि रबा है। आपके सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। बुखार यहाँ है, फिर यहाँ है, इसको क्या बोलेंगे? दूसरे रोज़ भी बुखार आया, बोलेंगे ना, दूसरे रोज़ भी बुखार आया। फिर बोलेंगे तीसरे रोज़ भी आया, चौथे रोज़ भी आया, पाँचवें रोज़ भी आया, छठे रोज़ भी आया। रोज़ाना आ रहा है, उधर जा रहा है, फिर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर पहले दिन आया, दूसरे रोज़ नहीं आया, तीसरे रोज़ आया, तीसरे रोज़ आए। हो गया क्लियर है? ये चौथे रोज़ नहीं, फिर पाँचवें रोज़ आया, मतलब हर तीसरे रोज़ आ रहा है। यहाँ पर पहले रोज़ आया, दूसरे तीसरे छोड़ के चौथे रोज़ आया रुबा। यहाँ से नहीं समझ में आता है। बारी रोज़ आए तो बात समझ में नहीं आती है। रोज़ आए का मतलब क्या, आज भी आया, दूसरे रोज़ भी आया। अगर ऐसे लिखा जाता तो बात समझ में आ जाती। ठीक है, बारी रोज़ आए यानी हर दूसरे रोज़ भी आ रहा है। यहाँ पर तीसरे रोज़ आ रहा है, यहाँ पर चौथे रोज़ आ रहा है। एकदम सही है, सिस्टमेटिक है। तमाम खिलती बुखारों के साथ लर्जा या फुरेरी पाई जाती है। खिलती बुखार जब भी पैदा होता है तो क्या होगा, लर्जा, जिसको नाफिज बोलते हैं, लर्जा को लर्जा, उसको नाफिज बोलते हैं। जो बुखार लर्जा के साथ है उसे हुमा नाफेजा भी बोलते हैं, है ना, हुमा नाफेजा। अच्छा, साथ में फुरेरी, कशरीरा, फुरेरी, कशरीरा, ये पूछा हुआ कशरीरा क्या है, फुरेरी क्या है भाई? लर्जा तो समझ में आया, कपकपी, है ना। अब फुरेरी दोनों ही मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फुरेरी में आई थिंक जो जिसमें भुलुक रहा है, मतलब पूरी ठंडी नहीं लग रही है, जिसमें ठंडी का एहसास हो रहा है, भुलुक रहा है, तो आदमी इस तरह से चौंकता रहता है। फिर उसके बाद खूब ठंडक पैदा होती है तो लर्जा होता है वो। तो लर्जा से पहले जो है जो सूरत होती है वो फुरेरी जैसी सूरत है। हुम्मियात नायबा के अलामात, चलिए यहाँ तक हम लोग इसको क्लोज करते हैं। हुम्मियात नायबा के अलामात क्या लिखा है? मलीला या मुद्दत मलीला बुखार चढ़ने से पहले का वक्फा है, जिसमें मरीज सुस्त हो जाता है, अंगड़ाइयाँ जमाइयाँ आती हैं, हाथ पांव टूटते हैं, कभी सर चकराता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, और आखिरकार सर्दी अगर बुखार आता है। यानी बुखार से पहले की जो सूरत है, बुखार से पहले की सूरत जिसमें इंसान को बदन टूटता हो, कभी सर चकराता हो, हाथ पाँव में जमाइयाँ भी आती हों, सुस्त हो जाता हो, तो वो सूरत जो है मलीला कहलाती है। ठीक है, या मुद्दत मलीला लिखते हैं। इसके बाद है हुम्मा नायबा को 3 दर्जात में बांटा गया है। हुम्मा नायबा के दर्जात, हुम्मा नायबा के दर्जात कितने हैं? 3 हैं। क्या लिखा है? पहला दर्जा, पहले सर्दी का दर्जा, दूसरा गर्मी का दर्जा, तीसरा पसीने का दर्जा। पहला सर्दी का दर्जा, दूसरा गर्मी का दर्जा, और तीसरा पसीना का दर्जा। अमूमन मलेरियल फीवर वगैरह सब ऐसी होता है, पहले ठंडी लगती है, फिर बुखार आता है, फिर पसीना होके ठीक हो जाता है। ठीक है, बाद ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनमें बेकायदा तौर पर बार बार ठंडक महसूस होती है
और सर्दी गर्मी का दर्जा अलग अलग जाहिर नहीं होता। इस किस्म के बुखार को गैर मुंतज़िम या बेकायदा या हुम्मा मुख्तलिता कहते हैं। यानी ये एग्जैक्ट ऐसा ही हो हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लिख रहा है कि कोई ऐसा भी मरीज़ होगा जिसमें सब मिक्स हो जाता होगा, कभी सर्दी आती होगी और उसकी बीच में बुखार और उसी बीच में फिर सर्दी, तो ऐसा मिक्सअप बुखार जो है वो गैर मुनज़्ज़म कहलाता है, गैर मुनज़्ज़म या हुम्मा मुख्तलिता, हुम्मा मुख्तलिता, गैर मुनज़्ज़म या हुम्मा मुख्तलिता कहलाता है। उसके बाद है हुम्मा अजामिया, हुम्मा अजामिया। अफूनत और वबा के अजसाम खबीसा कभी सड़ी गली लाशों और कभी सड़ी गली झिल्लियों बताए अजाम से इंसानी जिस्म तक पहुँचते हैं। इसी से ये अजामिया बनाया गया है। सड़ी गली झिल्ली, सड़ी गली झिल्ली, इसको क्या लिखा है? बताए या आजाम, या इसको आजाम लिखा है ना। और इसी से हुमा अजामिया बनाया गया है। इससे उसे इंसानी जिस्म तक पहुँचती है। इससे जो अमराज पैदा होते हैं उन्हें अमराज अजामिया या आजामिया की तरह से याद किया जाता है। यानी अगर कहीं अजामिया लिखा हो, कहीं आजामिया लिखा हो, तो दोनों सही है। तो फिर ठीक है। बहुत गर्मी से नाम में नहीं सकता। अच्छा, 2 दिन से बहुत ज़्यादा हाँ गर्मी, पसीने वाली गर्मी है। और कुछ है नहीं वैसे। चलिए ठीक है। हुमा अजामिया कहते हैं शेख ने इस किस्म के अमराज यानी अमराज अजामिया की बहुत बड़ी फहरिस्त बताई है। वो फहरिस्त कहाँ पे है उसका जिक्र वहाँ पे नहीं है या उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लामा समरकंदी ने लिखा है कि कुरू बल्खिया मच्छर के काटने से पैदा होता है। कुरू बल्खिया आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना। उसको कई नाम से जानते हैं, औरंगजेबी फोड़ा, और भी मुझे दिल्ली फोड़ा भी बोलते हैं, और कई नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में कहा कि यह मच्छर के काटने से होता है। यहाँ से हुम्मियत अफूनिया का आम उसूल इलाज,